बहुत समय पहले की बात है। हसनपुर राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था रामपुर। वहां की हवा में हमेशा फूलों की महक रहती थी और नदी का पानी इतना मीठा कि पीने वाले को लगता जैसे अमृत पी रहा हो। गांव के लोग साधारण थे। खेती करते, पशु पालते और शाम को चौपाल पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। इसी गांव में एक विधवा मां लक्ष्मी रहती थी। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा रामू, फिर श्यामू, फिर घनश्याम और सबसे छोटा वीरेंद्र, जिसे घर में सब प्यार से वीरू कहते थे। पिताजी का देहांत वीरू के बचपन में ही हो गया था। मां ने अकेले मेहनत करके चारों को पाला। उनके पास सिर्फ 3 बीघा जमीन थी और एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी। चारों भाई मिलकर खेती करते और गुजारा चलाते। शादी किसी की नहीं हुई थी, क्योंकि पहले घर को मजबूत करना चाहते थे। वीरू सबसे छोटा था, लेकिन सबसे चालाक। वो दिन भर काम करता, लेकिन काम करते करते सपने देखता रहता। उसे लगता कि एक दिन वो बड़ा राजा बनेगा। उसके पास विशाल महल होगा, सोने चांदी के बर्तन होंगे और सबसे जरूरी 4 सुंदर रानियां होंगी। एक रानी उसके लिए गीत गाएगी, दूसरी उसके लिए फूलों की माला बनाएगी, तीसरी उसके लिए स्वादिष्ट भोजन पकाएगी और चौथी उसके पैर दबाएगी। और वह अपनी सेना लेकर अपने गांव आएगा और अपनी झोपड़ी को महल में बदल देगा। एक शाम की बात है। मानसून का मौसम था। खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। चारों भाई खेत में काम कर रहे थे। मां घर पर खाना बना रही थी। काम करते करते रामू भैया ने कहा, अरे वीरू, तू फिर सपनों में खोया हुआ है। क्या सोच रहा है? वीरू मुस्कुराया और बोला, भैया, अगर मैं राजा होता ना तो क्या मजा आता। मेरे पास 4 रानियां होती, एक गीत गाती, एक माला बनाती, एक खाना खिलाती और एक पैर दबाती। और मैं अपनी सेना लेकर इसी गांव में आता और अपनी झोपड़ी को महल बना देता। तीनों बड़े भाई हंस पड़े। श्यामू बोला, अरे पागल, हमारे पास तो 3 बीघा जमीन है और तू उसकी भी परवाह नहीं करता। अगर तेरी सेना आई तो हाथी घोड़े सब कुछ रौंद देंगे। वीरू ने मजाक में कहा, तो क्या हुआ भैया, सपना देखने की भी मनाही है। घनश्याम ने कहा, सपना देख, लेकिन काम भी कर। उसी रात गांव में अफवाह फैली। पड़ोस के हसनपुर राज्य में कुछ अजीब हो रहा था। लोग कह रहे थे कि पहाड़ों में रहने वाला जादूगर कालिदास। शाम को चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। रामू भैया बोले, ये काम बड़े बड़े योद्धाओं का है, हम जैसे गरीब क्या करेंगे। वीरू चुपचाप सुन रहा था। अचानक वो खड़ा हुआ और बोला, मैं जाऊंगा। सब हंस पड़े। श्यामू बोला, तू? अरे वीरू, तू तो लकड़ी काटते काटते थक जाता है, जादूगर के सामने क्या करेगा। मां लक्ष्मी घर पर थी। जब उन्हें पता चला तो वो रोने लगी। मेरा छोटा बेटा अकेला जंगल में जाएगा, जादूगर उसे मार डालेगा। लेकिन वीरू ने ठान लिया था। वो रात भर सो नहीं सका। उसने अपनी पुरानी तलवार निकाली जो पिताजी की थी और उसे तेज किया। सुबह सुबह वो घर से निकल पड़ा। मां ने आशीर्वाद दिया और आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अगर वापस ना आए तो भी मुझे गर्व होगा कि मेरा बेटा बहादुर था। वीरू गांव से बाहर निकला। रास्ता जंगल की ओर था। पहाड़ दूर दिख रहे थे। उसने सोचा, पहले हसनपुर महल जाकर पूरी बात पता करूं। वहां राजा से मिलकर कुछ मदद मिल सकती है। हसनपुर शहर बहुत खूबसूरत था। महल सोने जैसे चमक रहा था, लेकिन माहौल उदास था। दरबान ने वीरू को देखकर रोक लिया। कौन है तू? गरीब जैसे कपड़े पहने वीरू ने कहा, मैं राजकुमारी को बचाने आया हूं। दरबान हंसा, लेकिन अंदर खबर कर दी। राजा भूपेंद्र सिंह दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। रानी मालिनी पास बैठी रो रही थी। वीरू को अंदर लाया गया। राजा ने ऊपर से नीचे तक देखा। तू राजकुमारी को बचाएगा? वीरू ने निर्भीक होकर कहा, महाराज, मैं गरीब हूं,
लेकिन दिल बड़ा है, मुझे मौका दीजिए। राजा को उसकी हिम्मत पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है, कल रात की बात बताता हूं। शुभांगी बगीचे में घूम रही थी। अचानक काला बादल आया। उसमें से एक डरावनी आवाज आई, तू मेरी होगी, और शुभांगी गायब। हमारे जादूगरों ने बताया कि यह कालिदास का जादू है। वो पहाड़ों की गुफा में रहता है। कई योद्धा गए, कोई वापस नहीं आया। रानी मालिनी ने कहा, मेरी बेटी बहुत नाजुक है, वो अकेली डर जाएगी। वीरू ने कहा, महारानी, मैं उसे सुरक्षित लाऊंगा। राजा ने उसे एक अच्छा घोड़ा, कुछ सोने के सिक्के और एक जादुई ताबीज दिया जो खतरे में चमकता था। वीरू ने प्रणाम किया और चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। पेड़ घने हो गए, पक्षी चुप थे। वीरू घोड़े पर सवार था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े ने कहा, बेटा, कहां जा रहे हो? वीरू ने सारी बात बताई। बूढ़े ने कहा, कालिदास बहुत ताकतवर है। उसके पास उड़ने वाला कालीन है, अदृश्य होने की अंगूठी है और एक जादुई दर्पण है जिसमें वह दूर की चीजें देख सकता है। लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो सचमुच प्यार करता है। अगर कोई उसके दिल को जीत ले तो वो हार जाता है। वीरू ने ये बात ध्यान में रखी। वो आगे बढ़ा। रात हो गई। उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। सपने में उसे राजकुमारी दिखी। वो रो रही थी। दूसरे दिन वो पहाड़ों के करीब पहुंचा। रास्ते में एक नदी आई। नदी के किनारे एक सुंदर लड़की बैठी थी। उसके बाल लंबे थे और वो फूलों से खेल रही थी। वीरू ने पूछा, बहन, ये रास्ता कालिदास की गुफा की ओर जाता है? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जाता है, लेकिन तुम अकेले क्यों? वीरू ने सारी बात बताई। लड़की बोली, मेरा नाम तारा है। मैं इस जंगल में अकेली रहती हूं। मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं जड़ी बूटियां जानती हूं। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। वीरू को अच्छा लगा। तारा उसके साथ हो ली। दोनों आगे बढ़े। तारा ने बताया कि कालिदास पहले अच्छा जादूगर था, लेकिन एक रानी ने उसे धोखा दिया था। तब से वो कड़वा हो गया। वो सुंदर स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता है। शाम ढलते ढलते वे एक गुफा के पास पहुंचे। बाहर जादुई प्रकाश था। अंदर से संगीत की आवाज आ रही थी। वीरू ने झांका। दूर एक महल जैसी जगह थी, जादू से बनी। वहां राजकुमारी शुभांगी बैठी थी। उनके सामने कालिदास था। वो कह रहा था, शुभांगी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यहां तुम्हारे लिए सब कुछ है, सोना, हीरे, फूल। मेरी रानी बन जाओ। शुभांगी डरी हुई थी, लेकिन गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी रानी नहीं बनूंगी। तुमने मुझे जबरदस्ती लाया है। कालिदास उदास हो गया। वो बोला, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए यह बगीचा बनाया है। वीरू ये सब देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। तारा ने कहा, अब क्या करोगे? वीरू ने सोचा और कहा, पहले अंदर घुसना होगा। तारा ने एक जड़ी बूटी दी जो पीने से कुछ देर के लिए अदृश्य हो जाते हैं। दोनों ने पी और अंदर घुसे। गुफा के अंदर सचमुच महल था। नौकर चाकर सब जादू से बने थे। वीरू शुभांगी के पास पहुंचा। शुभांगी चौंकी। वीरू ने फुसफुसाकर कहा, मैं आपको बचाने आया हूं। शुभांगी को उम्मीद जगी, लेकिन तभी जादू का असर खत्म हुआ और दोनों दिखने लगे। कालिदास ने देख लिया। वो गुस्से में बोला, ये गरीब लड़का यहां कैसे? उसने जादू किया और वीरू बंध गया। तारा भाग निकली। कालिदास ने कहा, तुम मेरी प्रेम कहानी में बाधा बन रहे हो। अब तुम पत्थर बन जाओगे। लेकिन वीरू ने चालाकी दिखाई। वो बोला, महाराज कालिदास, आप इतने ताकतवर हैं, लेकिन सचमुच प्यार जीतता है। अगर राजकुमारी आपसे प्यार करती तो खुद चलकर आती। कालिदास सोच में पड़ गया। शुभांगी ने कहा, हां, मैं किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकती। कालिदास उदास हुआ। उसने वीरू को छोड़ दिया और कहा,
ठीक है, मैं 3 परीक्षाएं दूंगा। अगर ये लड़का पास कर गया तो मैं राजकुमारी को छोड़ दूंगा। पहली परीक्षा थी जादुई जंगल से एक विशेष फूल लाना जो सिर्फ रात में खिलता है और राक्षसों की रखवाली में होता है। वीरू बाहर निकला, तारा मिली, दोनों जंगल में गए। रात हुई, फूल मिला, लेकिन राक्षस आ गए। वीरू ने चालाकी से राक्षसों को भ्रमित किया और फूल ले आया। कालिदास हैरान हुआ। उसने दूसरी परीक्षा दी, एक जादुई दर्पण चुराना जो उसके महल में था। पहली परीक्षा पूरी करने के बाद वीरू और तारा गुफा के बाहर निकले थे। रात गहरा चुकी थी और पहाड़ों में ठंडी हवा चल रही थी। जादुई फूल वीरू के हाथ में चमक रहा था। वो नीले रंग का था और उसके पत्तों से हल्की रोशनी निकल रही थी। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, वीरू, तुम तो सचमुच चालाक हो। उन राक्षसों को कैसे बहकाया? उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक साधारण लड़का उनकी आंखों में धूल झोंक देगा। वीरू ने हंसते हुए कहा, तारा, बचपन से भाइयों के साथ खेलते खेलते सीखा है। रामू भैया हमेशा कहते थे, ताकत से नहीं, अक्ल से जीत। अब चलो ये फूल कालिदास को देकर दूसरी परीक्षा देखते हैं। दोनों वापस गुफा में घुसे। इस बार जादू की जड़ी का असर अभी बाकी था, इसलिए कोई देख नहीं पाया। अंदर का महल और भी खूबसूरत लग रहा था। दीवारें हीरे जवाहरात से जड़ी थी और हवा में मीठी खुशबू फैली थी। राजकुमारी शुभांगी एक सोने की कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। कालिदास पास खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, शायद कोई जादू की किताब। वीरू ने अदृश्य रहते हुए फूल कालिदास के सामने टेबल पर रख दिया और फिर तारा के साथ छिप गया। फूल को देखते ही कालिदास चौंका। वो बोला, ये तो वही फूल है जो राक्षसों के जंगल में होता है। कोई आया था और ले गया। शुभांगी ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। वो समझ गई कि कोई उन्हें बचाने आया है। कालिदास ने फूल उठाया और बोला, लड़के ने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन अभी 2 बाकी है। अचानक जादू का असर खत्म हुआ और वीरू दिखने लगा। कालिदास ने उसे देखा और मुस्कुराया, एक उदास सी मुस्कान। तुम्हें हिम्मत है लड़के, लेकिन अब दूसरी परीक्षा। मेरे महल के सबसे ऊपरी कमरे में मेरा जादुई दर्पण है। वो इतनी ऊंचाई पर है कि कोई पहुंच नहीं सकता। उसके चारों तरफ आग के गोले घूमते हैं और दरवाजा सिर्फ एक पहेली से खुलता है। अगर तुम दर्पण ले आए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी हिम्मत सचमुच है। वीरू ने सोचा और बोला, ठीक है महाराज, मैं ले आऊंगा। लेकिन अगर मैं ले आया तो आप राजकुमारी को आजाद कर देंगे? कालिदास ने शुभांगी की तरफ देखा। उसके आंखों में प्यार था, लेकिन दर्द भी। वो बोला, हां, वादा है, लेकिन अगर न ले आए तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। तारा बाहर इंतजार कर रही थी। वीरू ने उसे सारी बात बताई। तारा ने कहा, यह आसान नहीं होगा। मैंने सुना है कि कालिदास का दर्पण बहुत कीमती है। वो उसमें दूर दूर की चीजें देखता है। चलो, मैं मदद करूंगी। मेरे पास एक जड़ी है जो आग से बचाती है। दोनों महल के अंदर घुसे। सीढ़ियां ऊपर जा रही थी, इतनी लंबी कि लगता था आसमान छू रही है। रास्ते में जादुई प्राणी थे, उड़ते हुए सांप, बात करने वाले पत्थर। वीरू ने एक सांप से कहा, भाई रास्ता बता दो। सांप हंसा और बोला, पहेली सुलझाओ, मैं वो हूं जो चलता नहीं लेकिन सबको चलाता हूं। क्या हूं मैं? वीरू ने सोचा और बोला, समय। सांप खुश हो गया और रास्ता दे दिया। ऊपर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। दरवाजा सामने था, उस पर लिखी पहेली थी, मैं बोलता हूं बिना मुंह के, सुनाई देता हूं बिना कानों के, मैं आता हूं बिना पैरों के। क्या हूं मैं? तारा ने कहा, यह तो आसान है, गूंज। दरवाजा खुल गया। अंदर आग के गोले घूम रहे थे। तारा ने जड़ी दी और दोनों ने खाई। आग छूती नहीं थी। दर्पण एक ऊंचे स्टैंड पर था।
चांदी का फ्रेम और उसमें बादल जैसे घूम रहे थे। वीरू ने दर्पण उठाया ही था कि अचानक एक आवाज आई, महिला की मधुर आवाज, रुक जाओ जवान, ये दर्पण मेरा है। कमरे में धुआं उठा और एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसके बाल काले घने थे, आंखें हिरनी जैसी, लेकिन मुस्कान में कुछ छल था। वो बोली, मेरा नाम माया है, मैं एक प्रेतनी हूं। कालिदास ने मुझे यहां कैद कर रखा है। ये दर्पण मेरी आजादी की कुंजी है। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वीरू चौंका। तारा ने कहा, सावधान वीरू, प्रेतनियां छलावा करती हैं। माया ने उदास चेहरा बनाया। नहीं, मैं सच कह रही हूं। कालिदास ने मुझे प्यार का झांसा देकर कैद किया था। अब वो शुभांगी को चाहता है। मुझे दया करो। वीरू का दिल पिघला। वो बोला, ठीक है, बताओ कैसे आजाद करूं? माया ने कहा, दर्पण में देखो और कहो, माया आजाद है। वीरू ने दर्पण में देखा। अंदर उसका अपना चेहरा दिखा, फिर गांव की झोपड़ी, मां का चेहरा, भाइयों की हंसी, फिर शुभांगी का चेहरा। उसने कहा, माया आजाद है। अचानक धुआं उठा और माया हंस पड़ी, जोर से हंस पड़ी। मूर्ख लड़के, अब तुम मेरे गुलाम हो। मैं आजाद हूं और ये दर्पण अब मेरा है। कालिदास कमजोर था, लेकिन मैं नहीं। तारा चिल्लाई, वीरू भागो। लेकिन माया ने जादू किया और वीरू की तलवार छीन ली। वो बोली, अब तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें अपना राजा बनाऊंगी। मेरे पास अनगिनत खजाने हैं। वीरू सोच में पड़ गया। वो चालाक था। बोला, ठीक है माया जी, लेकिन पहले मुझे कुछ खाने को दो, भूख से मर रहा हूं। माया खुश हो गई। उसने जादू से स्वादिष्ट भोजन मंगवाया, मिठाइयां, फल, दूध। वीरू खाने लगा। तारा छिपी हुई देख रही थी। वीरू ने खाते खाते कहा, माया तुम इतनी सुंदर हो। कालिदास मूर्ख था जो तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन बताओ तुम्हें क्या पसंद है? माया मोहित हो गई। वो बोली, मुझे नाचना पसंद है और चांदनी रात में घूमना। वीरू ने कहा, तो चलो नाचो, मैं गीत गाऊंगा। माया नाचने लगी। वीरू ने गांव का एक पुराना गीत गाया। माया इतनी खुश हुई कि उसने दर्पण नीचे रख दिया। वीरू ने मौका देखा और दर्पण उठाकर भागा। माया पीछे दौड़ी, लेकिन तारा ने एक जड़ी फेंकी जो धुआं बन गई। दोनों भाग निकले। नीचे पहुंचे तो कालिदास इंतजार कर रहा था। वीरू ने दर्पण उसे दे दिया। कालिदास हैरान हुआ, तुमने माया को भी हरा दिया? वो मेरी सबसे बड़ी कैद थी। शुभांगी खुश हो गई, लेकिन कालिदास बोला, अभी तीसरी परीक्षा बाकी है। ये सबसे कठिन है। पड़ोसी राज्य विजयपुर की राजकुमारी चंद्रमुखी को लाना। वो बहुत घमंडी है और किसी से शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम उसे मना कर लाए कि वो मेरी रानी बने तो मैं शुभांगी को छोड़ दूंगा। वीरू चौंका। एक राजकुमारी को मना कर लाना? ये कैसे? कालिदास बोला, मेरे पास उड़ने वाला कालीन है, ले जाओ। लेकिन याद रखो, चंद्रमुखी बहुत बुद्धिमान है, वो किसी के झांसे में नहीं आती। तारा ने कहा, वीरू ये जाल है। कालिदास जानता है कि चंद्रमुखी किसी को नहीं मानती। लेकिन वीरू ने कालीन लिया और चल पड़ा। तारा भी साथ थी। कालीन पर बैठकर वे उड़ चले। रास्ते में बादल, पक्षी, सब कुछ नीचे दिख रहा था। वीरू ने कहा, तारा अगर मैं चंद्रमुखी को मना लाया तो शुभांगी आजाद, लेकिन अगर नहीं तो? तारा बोली, तुम चालाक हो, कुछ न कुछ करोगे। विजयपुर राज्य बहुत अमीर था। महल सोने का बना था। राजकुमारी चंद्रमुखी बगीचे में घूम रही थी। वो सचमुच बहुत सुंदर थी। लंबे बाल, तेज आंखें। वीरू कालीन से उतरा और छिप गया। उसने सोचा, सीधे जाना खतरा है। उसने एक नौकर का भेष बनाया और महल में घुस गया। चंद्रमुखी किताब पढ़ रही थी। वीरू ने पास जाकर कहा, राजकुमारी जी, एक संदेश है।
चंद्रमुखी ने ऊपर देखा। कौन हो तुम? वीरू बोला, मैं एक गरीब लड़का हूं, लेकिन एक जादूगर ने आपका नाम लिया है। वो कहता है कि आप सबसे बुद्धिमान हैं। चंद्रमुखी को घमंड आया। वो बोली, हां, मैं हूं। क्या संदेश है? वीरू ने कहानी बनाई। जादूगर कालिदास एक राजकुमारी को कैद करके रखे हैं। वो कहता है कि अगर कोई उसे 3 परीक्षाएं देकर हरा दे तो वो आजाद कर देगा, लेकिन अब वो आपसे मदद मांग रहा है। चंद्रमुखी हंस पड़ी। मैं क्यों मदद करूं? वीरू ने चालाकी से कहा, क्योंकि अगर आप गई और उसे हरा दिया तो पूरे राज्य में आपकी वाहवाही होगी। लोग कहेंगे, चंद्रमुखी ने जादूगर को हराया। चंद्रमुखी सोच में पड़ गई। उसे अपना नाम सुनना पसंद था। वो बोली, ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे? वीरू खुश हो गया। दोनों कालीन पर सवार होकर वापस चले। रास्ते में चंद्रमुखी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वीरू बोला, वीरेंद्र, लेकिन गांव में वीरू कहते हैं। चंद्रमुखी बोली, तुम गरीब लगते हो, लेकिन बातें बड़ी करते हो। वीरू हंसा। राजकुमारी जी, गरीबी में भी अक्ल होती है। वापस गुफा में पहुंचे। कालिदास देखकर खुश हुआ, लेकिन चंद्रमुखी ने कहा, मैं तुम्हें हराने आई हूं, न कि रानी बनने। कालिदास चौंका। शुभांगी हंस पड़ी। अब मजा आने लगा था। लेकिन तभी माया फिर प्रकट हुई। वो बोली, कालिदास, तुम हार रहे हो, अब मैं ले लूंगी सब कुछ। माहौल तनावपूर्ण हो गया। वीरू सोच रहा था, अब क्या होगा? गुफा के अंदर का माहौल अब तूफान से पहले की शांति जैसा हो गया था। दीवारें अभी भी चमक रही थी, लेकिन हवा में तनाव था। माया हवा में तैर रही थी। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उसकी आंखों में विजय की चमक थी। वो जोर से हंस रही थी, ऐसी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। कालिदास, तुम्हारी सारी जादूगरी बेकार है। अब ये जगह मेरी है, शुभांगी मेरी है, और ये लड़का भी मेरा गुलाम है। कालिदास खामोश खड़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी हल्की हवा से हिल रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उदासी भी। वो बोला, माया, तुम हमेशा छल करती हो। मैंने तुम्हें कैद किया था क्योंकि तुम्हारा दिल काला है। अब तुम फिर वही कर रही हो। शुभांगी सोने की कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर डर की जगह गुस्सा था। वो बोली, तुम दोनों आपस में लड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपने पिता के पास जाना चाहती हूं। चंद्रमुखी, जो अभी अभी आई थी, सब देख रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, वाह, क्या ड्रामा है। मैं तो सोचा था जादूगर को हराऊंगी, लेकिन यहां तो पूरा नाटक चल रहा है। वीरू बीच में खड़ा था। तारा उसके पास छिपी हुई थी। वीरू का दिल तेज धड़क रहा था। वो सोच रहा था, अब क्या करूं? 3 परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन माया ने सब गड़बड़ कर दिया। वो चालाक था, इसलिए उसने पहले चुप रहना बेहतर समझा। उसने धीरे से तारा से कहा, तारा, तेरे पास कोई जड़ी बाकी है? तारा ने जेब से एक छोटा पाउच निकाला। हां, ये आखिरी है। ये सच बोलने वाली जड़ी है। जो खाएगा वो झूठ नहीं बोल पाएगा। वीरू की आंखें चमक उठीं। वो बोला, बस यही चाहिए। माया ने वीरू की तरफ देखा और बोली, चलो मेरे साथ वीरू, मैं तुम्हें राजा बना दूंगी। मेरे पास अनगिनत महल है, सोना चांदी, सब कुछ। तुम्हारे सपने पूरे कर दूंगी। 4 रानियां भी। ये सुनकर सब चौंक गए। शुभांगी ने भवें चढ़ाई। 4 रानियां? ये लड़का क्या बकता है? चंद्रमुखी हंस पड़ी। अरे, ये तो मजेदार है। वीरू ने मौका देखा। वो बोला, माया जी, आप इतनी ताकतवर हैं, लेकिन पहले एक खेल खेलते हैं। हम सब सच बोलेंगे। जो झूठ बोलेगा वो हार जाएगा। माया को चुनौती पसंद आई। वो बोली, ठीक है, लेकिन खेल मैं चलाऊंगी। कालिदास ने कहा, मैं भी खेलूंगा। सब सहमत हो गए। वीरू ने चालाकी से जड़ी का पाउडर
सबके सामने एक जादुई प्याले में डाला जो माया ने ही भोजन के लिए बनाया था। उसने कहा, पहले सब इस अमृत जैसी चीज को पी ले ताकि खेल हो। सबने पी लिया। अब कोई झूठ नहीं बोल सकता था। खेल शुरू हुआ। माया ने पहला सवाल वीरू से पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? वीरू को सच बोलना पड़ा। नहीं, मैं तुमसे डरता हूं। तुम छलावा करती हो। माया का चेहरा लाल हो गया। फिर शुभांगी से पूछा, क्या तुम कालिदास से शादी करोगी? शुभांगी बोली, नहीं, कभी नहीं। वो मुझे जबरदस्ती लाया। कालिदास का सिर झुक गया। उसने सच बोलते हुए कहा, मैं जानता हूं, मैंने गलती की। मैं अकेला हूं, इसलिए मोहित हो गया। लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं होता। चंद्रमुखी से माया ने पूछा, क्या तुम वीरू से शादी करोगी? चंद्रमुखी हिचकिचाई, लेकिन सच बोला, मैं नहीं जानती। वो गरीब है, लेकिन हिम्मत वाला है। उसकी बातें अच्छी लगती है। सब हंस पड़े। अब वीरू की बारी थी। उसने माया से पूछा, क्या तुम सचमुच प्यार करती हो किसी से? माया ने कोशिश की झूठ बोलने की, लेकिन बोल गई, नहीं, मैं सिर्फ ताकत चाहती हूं। प्यार मुझे कमजोर बनाता है। यह सुनकर कालिदास बोला, माया, तुम हमेशा ऐसे ही रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें कैद किया था। अब तारा बाहर आई। उसने कहा, मेरी बारी, मैं पूछती हूं। कालिदास, क्या तुम शुभांगी को आजाद करोगे? कालिदास ने लंबी सांस ली और कहा, हां, मैं हार मानता हूं। वीरू ने तीनों परीक्षाएं पूरी की। माया गुस्से में चिल्लाई, नहीं, मैं नहीं मानती। लेकिन जड़ी का असर था। वो बोली, मैं भी हार गई, लेकिन मैं अकेली नहीं रहना चाहती। अचानक बड़ा ट्विस्ट आया। माया ने वीरू की तरफ देखा और कहा, वीरू, तुम चालाक हो। तुमने मुझे हरा दिया। अब मैं तुम्हारी साथी बनूंगी, लेकिन दोस्त की तरह नहीं, पत्नी की तरह। शुभांगी चौंकी, क्या बकवास है? चंद्रमुखी बोली, अरे, ये तो और मजेदार हो गया। तारा हंस पड़ी, वीरू, तुम्हारी किस्मत। वीरू सोच में पड़ गया, लेकिन वो बोला, सब ठीक है, लेकिन पहले शुभांगी को घर पहुंचाओ। कालिदास ने जादू किया और सबको हसनपुर महल के बाहर पहुंचा दिया। राजा भूपेंद्र सिंह और रानी मालिनी दौड़े आए। शुभांगी ने मां को गले लगाया और रोने लगी। राजा ने वीरू को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने कमाल कर दिया। आधा राज्य तुम्हारा और शुभांगी से शादी। लेकिन अब मजेदार झगड़ा शुरू हुआ। माया बोली, नहीं महाराज, वीरू मेरा है, उसने मुझे आजाद किया। चंद्रमुखी बोली, और मैं उसके साथ आई हूं। वो मुझे पसंद है। तारा बोली, और मैंने पूरे रास्ते मदद की। बिना मेरी जड़ी बूटियों के वो कुछ नहीं कर पाता। शुभांगी ने गुस्से में कहा, सब चुप, वो मुझे बचाने आया था। वो मेरा है। राजा हक्का बक्का रह गए। रानी मालिनी बोली, ये क्या हो रहा है? कालिदास, जो पीछे खड़ा था, हंस पड़ा। महाराज, ये लड़का कमाल है, 4 दावेदार। वीरू ने सबको शांत किया और कहा, महाराज, मैं गरीब हूं, लेकिन दिल बड़ा है। अगर सब राजी है तो चारों से शादी कर लूं। सब चौंक गए, लेकिन जड़ी का असर अभी था। कालिदास ने जादू से बढ़ा दिया था मजाक में। शुभांगी बोली, मैं राजी हूं, लेकिन घमंडी नहीं बनूंगी। चंद्रमुखी बोली, मैं भी, क्योंकि वो बहादुर है। तारा बोली, मैं तो शुरू से उसके साथ हूं। माया बोली, मैं भी, वो मुझे समझता है। राजा हंस पड़े। ठीक है, इतिहास में पहली बार एक लड़के की 4 शादियां। मैं आधा राज्य देता हूं। कालिदास बोला, और मैं अपना सारा जादू। लेकिन मैं अब अच्छा जादूगर बनूंगा। बड़े धूमधाम से शादियां हुई। चारों रानियां अलग अलग स्वभाव की थी। शुभांगी किताबें पढ़ती, चंद्रमुखी राज्य संभालती, तारा जंगल और जड़ी बूटियां देखती, माया जादू से घर सजाती। वीरू राजा बना।
वो खुश था, लेकिन उसके दिल में गांव की याद थी। कुछ महीने बाद वीरू ने कहा, मैं अपने गांव जाना चाहता हूं। मां और भाइयों से मिलना है। चारों रानियां बोली, हम भी चलेंगी। राजा भूपेंद्र ने कहा, ले जाओ पूरी सेना, हाथी घोड़े, शान से जाओ। वीरू ने अपनी चारों रानियों के साथ विशाल सेना लेकर गांव की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में गांव वाले हैरान थे। कल्याणपुर पहुंचते ही वीरू ने सेना को ठीक अपनी पुरानी झोपड़ी के पास ठहराने को कहा। हाथी घोड़े सैनिक सब वहां डेरा डाल दिए। झोपड़ी के आसपास का खेत उजड़ गया, घास चर गई, जमीन रौंद दी गई। गांव के बच्चे दौड़े और रामू भैया को बताया, भैया तुम्हारी झोपड़ी के पास बड़ी सेना आई है, सब कुछ रौंद दिया। रामू, श्यामू, घनश्याम और मां लक्ष्मी दौड़े आए। वे देखकर रोने लगे। मां बोली, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ यही झोपड़ी और 3 बीघा था। वे सेना के पास पहुंचे और विनती करने लगे, महाराज हमें माफ करें, यह हमारी आखिरी संपत्ति है। वीरू रथ पर बैठा था। चारों रानियां पास थी। एक शुभांगी हवा कर रही थी, दूसरी चंद्रमुखी फूलों की माला बना रही थी, तीसरी तारा पानी का गिलास दे रही थी, चौथी माया जादू से छाता बना रही थी। तीनों भाइयों ने पूछा, महाराज आपके परिवार में कौन कौन है? वीरू बोला, पहले बताओ तुम्हारे परिवार में था कौन? रामू बोला, महाराज हम 4 भाई थे और मां, लेकिन छोटा भाई वीरू भाग गया था। वो सपने देखता था, राजा बनेगा, 4 रानियां होंगी और सेना लेकर झोपड़ी के पास आएगा और सब रौंद देगा। हमने उसे मारपीट कर भगा दिया था। वीरू मुस्कुराया, तो देखो मेरी 4 रानियां, एक हवा कर रही, एक माला बना रही, एक पानी पिला रही, एक छाया कर रही, और मैंने सेना ठहराई भी। भाई चौंक गए, मां की आंखें भर आई। वीरू मेरा बेटा। वीरू रथ से उतरा और मां के पैर छुए, भाइयों को गले लगाया। भैया मैं ही वीरू हूं, तुमने मुझे भगा दिया था, लेकिन सपना सच हो गया। तीनों भाई रोने लगे, क्षमा कर दो भाई, हम अंधे थे। मां बोली, मेरा बेटा राजा बन गया। वीरू ने कहा, माफी की जरूरत नहीं, सपने सपने होते हैं, लेकिन कभी कभी सच भी हो जाते हैं। अब ये झोपड़ी महल बनेगी। उसने माया से जादू करवाया और झोपड़ी एक विशाल महल में बदल गई। गांव को सोना चांदी बांटा, भाइयों को ऊंचे पद दिए। कालिदास को बुलाया और वो अच्छा जादूगर बनकर रहने लगा। वीरू चारों रानियों, मां, भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कभी कभी वो हंसकर कहता, देखो सपने देखने में कोई बुराई नहीं, बस उन्हें सच करने की हिम्मत चाहिए। और इस तरह एक साधारण लड़के की कहानी अमर हो गई। गांव वाले आज भी सुनाते हैं वीरू राजा की कहानी, जो 4 रानियों वाला राजा बना और अपने सपनों को सच किया। दोस्तों, ये कहानी दिल को छू गई ना? अगर हां, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरी नई कहानियों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। दिल से शुक्रिया।